Good evening, everybody. Welcome once again to episode 3 of चार्ट्स की बात कुणाल के साथ. Firstly, थैंक यू आप बने रहे हैं इतने टाइम. ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. वी आर कैचिंग अप फ्रॉम आवर प्रीवियस एपिसोड जहां हमने डिस्कस किया था कि कैसे वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट में. डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी बैठने नहीं दे रहे हैं. सो फर्स्टली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा. मैं हूं करण गुलाटी, ऑल्सो नोन एज दैट सिक इन्वेस्टर ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग योर होस्ट टुडे. द पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज वेरी सिंपल. हमारा एम है लोगों को एक्शनेबल इंसाइट्स देना, उनको डायरेक्ट करना मार्केट में सो दैट दे कैन maneuver with precision. But the star of the show है Mr. Kunal Sarogi, who's a very interesting person. He's the CEO of Equity Rush. वो एक SEBI registered research analyst है, एक seasoned trader है. 20 साल से वो लोगों को mentor करते आ रहे हैं. एक momentum trader कहलाते हैं अपने आप को. अगर कोई इंडियन फैमिली है जहां स्टॉक मार्केट की चर्चा है तो सर का नाम जरूर उठता है. वी आर वेरी हैप्पी कि सर की गाइडेंस आज हमें मिल रही है, एंड विच इज व्हाई दिस शो बिकम्स सो पॉपुलर, बिकॉज वी हैव एन एक्सपर्ट guidance for the daily markets. With that said, thank you sir for being with us, and now I would like you to tell us कि यूएस मार्केट्स क्या कर रहे हैं, उस पर इंडिया का क्या फर्क पड़ेगा. लास्ट एपिसोड में आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो है वो कोई पॉलिसी लाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाते हैं, उसे डाइल्यूट कर देते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ. हमने टैरिफ्स आते देखे, फिर न्यूज आई कि पॉज नहीं होगा, फिर पॉज हो गया, फिर चाइना के टैरिफ्स है. तो आपको क्या लगता है ऐसे मार्केट में यूएस की क्या मार्केट आपको दिख रही है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, एंड निवेशकों को, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? ओवर टू यू सर. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण, और बहुत अच्छा हम लोग चर्चा करते हैं और मुझे काफ़ी लोगों से फीडबैक मिलता है. बहुत सारे लोग इसको देखने लगे हैं और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है. और जिस तरह हम लोग चर्चा करते हैं, हर सप्ताह बाजार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि और मार्केट्स भी इतना कुछ मौका दे रहे हैं बात करने का, क्योंकि इतना कुछ एक साथ हो रहा है. मतलब देखिए, जो वॉलिटिलिटी यूएस में है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे, वो मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखी. तो दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो हम यूएस में अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं, जहां ये कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता है कि कल का बाजार कैसा होगा या 2 सप्ताह बाद क्या होगा. तो इस तरह की अभूतपूर्व असाधारण वॉलिटिलिटी, जो कि मुझे लगता है कि पहली बार देखने को मिल रही है, बहुत कुछ सीखने का मौका देती है. रहा सवाल कि भी देखिए, जो यूएस में हुआ उसको लेकर के क्या करना चाहिए, कैसे उसे देखना चाहिए. तो देखिए, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसकी कोई रूल बुक, प्ले बुक किसी के पास नहीं है. तो जो आप देख रहे हैं यूएस में होता हुआ, इसके लिए कोई तैयार नहीं है, किसी को नहीं पता है. जो यूएस में बड़े से बड़े एनालिस्ट हैं, जो बरसों से यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, उनसे भी यदि आप बात करते हैं तो नोबडी हैज एनी आइडिया कि भाई अगला दाव क्या होने वाला है और कौन कैसे रिएक्ट करेगा. अभी हमने देखा कि चीन ने लगभग 125% का टैरिफ लगा दिया यूएस प्रोडक्ट्स पर. तो टिट फॉर टैट हो रहा है. तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहे हैं, फिर उसका जवाबी कार्रवाई चीन से हो रही है. तो बाकी दुनिया एक तरफ है और वो बाकी दुनिया साइड में हो गई है. और असल में ये जो लड़ाई है, ये दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर चीन और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर यूएस के बीच में है, और वो आप प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, और उसका बाजार पर जो फॉल आउट है वो हम सब देख रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ सिचुएशन. और रहा सवाल, देखिए, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जो हमारे समझ के या हमारे काबू के बाहर होती है, तो हमेशा से मेरा मानना रहा है कि भाई आपको पहली बात, वेन एवर यू आर नॉट श्योर, इट इज़ बेस्ट टू लाई लो और थोड़ा इसको बीत जाने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को. वॉलिटिलिटी बहुत घातक होती है. दोनों तरफ जो है वॉलिटिलिटी असर दिखाती है, दो धारी तलवार है. तो यदि मान लीजिए आपके पक्ष में काम करती है तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है. मान लीजिए आपने निफ्टी नीचे के लेवल्स पर 22,000 के आसपास खरीद लिया, और अगले दिन आपने देखा कि खबर आई कि पॉज हो गया है, तो आपने एक ही रात में ऐसा पैसा बना लिया जो आपने नहीं सोचा था. लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है कि अगर वॉलिटिलिटी आपके विपरीत चली जाए तो एक ही रात में आप इतना पैसा खो भी सकते हैं. तो ये समय जब इस तरह की वॉलिटिलिटी हो, तो बेहतर है कि आप डेरिवेटिव की पोजीशंस पर काबू लाएं, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखें. वॉलिटिलिटी का मतलब ये होता है कि रिस्क बढ़ गया है, और रिस्क बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको तुरंत अपनी पोजीशन साइज पर ध्यान देना है, आपको अपने रिस्क को कंट्रोल में करना है. देखिए, स्टॉप लॉस बड़े होने पड़ेंगे, कैंडल साइजेस बड़ी हो गई हैं. अभी हम कुछ मिनटों में चार्ट देखेंगे निफ्टी का भी, और चार्ट देखेंगे डाउ जोन्स का भी, और आप वहां देखेंगे कि कैंडल्स की जो साइजेस हैं वो पहले की तुलना में बढ़ गई हैं. और ऐसे में देखिए क्या है, आपको तुरंत अपने स्टॉप लॉस को भी बढ़ाना पड़ता है. स्टॉप लॉस को बढ़ाएंगे तो आपको अपनी क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा. तो यहां पर जो सबसे बड़ी चीज याद रखनी है वो है कि अपने ओवरऑल रिस्क को मैनेज करें, क्वांटिटीज को कम करें,
कुछ समय के लिए बाजार में ये जो आ रहे तूफान को गुजर जाने दीजिए, फिर मौके खुलेंगे, बहुत से मौके आएंगे। एक बात, दूसरी बात मुझे लगता है कि देखिए वॉलिटिलिटी, जब कभी आप मार्केट में आते हुए देखते हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो हम्म। बजाय इसके कि आप नैरेटिव सुने, नैरेटिव्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स और ये जो कुछ आपको सुन रहा है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये केवल रिपोर्टिंग हो रही है। जो आपने यूएस में हमने किसी से सुना, हमने उसी को वापस रिसाइकल करा। तो ये जो रिसाइकल्ड इंफॉर्मेशन है, ये आपको ट्रेड करने में मदद नहीं करेगी। ट्रेड करना है तो चार्ट के बेसिस पर करना पड़ेगा, और चार्ट्स आपको अभी ये कह रहे हैं कि आपको अपनी पोजीशन को लाइट रखना है, स्टॉप राइट। लॉसेस बड़े रखने हैं और बहुत श्योर हो तभी आपको ट्रेड करना है। तो ये समय जो है, ये संयम बरतने का और थोड़ा सा कॉशियस हो जाने का है। आइए चार्ट्स का रुख करते हैं, तो शायद उससे तस्वीर थोड़ी साफ हो। तो आई थिंक सर ये कहना ठीक होगा कि जो फोमो होता है लोगों को, निवेशकों को मार्केट में, उस पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा इस समय। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और देखिए ये बाज़ार नहीं है जहाँ पर मिसएडवेंचर किया जा सकता है। बिल्कुल। एक गलती की आपको बड़ी पनिशमेंट मिल रही है और तुरंत मिल रही है। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप क्या कर रहे हैं। और ये देखिए आपके सामने जो चार्ट अभी आप देख पा रहे होंगे, ये चार्ट है निफ्टी का, और हमने देखा है कि निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। पिछले सप्ताह भी हम चर्चा कर रहे थे, आज हम इसे लाइन चार्ट की शक्ल में देख रहे हैं। और हमने देखा था कि एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंड लाइन थी निफ्टी में, जो कुछ इस तरह से मैंने डाली हुई थी। वो ट्रेंड लाइन टूट गई थी, उसके बाद तेजी बनी, फिर गिरावट आई, तेजी से उछाल आया। तो हम्म। ये वो पूरा घटनाक्रम है जो पिछले कुछ दिनों में प्ले आउट होते हुए देखा हमने। देखा बहुत वॉलिटिलिटी है, और वॉलिटिलिटी के सूचकांक का भी चार्ट अभी देखेंगे तो आप देखेंगे ये सिचुएशन है। अब ऐसे में क्या करना है, आपको एक सपोर्ट की रेखा निफ्टी के चार्ट पर डालनी चाहिए। तो जो बड़ा लेवल है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट, वो ये 22,000 का है, मनोवैज्ञानिक स्तर भी है। और ये स्तर जो है वैलिडेट हो गया है, क्योंकि इसके नीचे हमने वीकली क्लोज नहीं देखा इस सप्ताह भी। तो ये हम्म। मेरी राय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन है, तो इसको चार्ट पर जरूर अंकित कर लें। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ये 23,800 की रेजिस्टेंस है, जिस पर दो बार निफ्टी ने संघर्ष किया, लेकिन इस लेवल को पार नहीं कर पाया। तो ये दायरा है, अब ये दायरा काफी बड़ा है, 22,000 से 23,800। तो अगर आप इस दायरे को देखें तो लगभग 17-1800 अंकों का बड़ा दायरा है। इसके बीच में वॉलिटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, चौपीनेस रहेगी, स्टॉप लॉसेस बार बार आपके हिट होते रहेंगे, नुकसान भी आएंगे, लेकिन मुनाफे भी बनेंगे। तो ये समय है जहां अगर आप एक पेशेवर सीजन ट्रेडर हैं तो जरूर आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप नए हैं, रिस्क एपिटाइट कम है, तो समय है थोड़ा संयम बरतने का। तो ये बाजार की स्थिति है कि रेंज में निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, बड़ी रेंज है और चौपीनेस चल रही है। इसके अलावा अगर आप एक बार इंडिया विक्स का चार्ट देखें, तो हम्म। आपको तस्वीर कुछ और बेहतर समझ आएगी। ये चार्ट बहुत रोचक है, और ये आपको दर्शा रहा है, ये बाजार की असली तस्वीर आपके सामने रख रहा है। तो इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो ये इंडिया विक्स है, और ये वॉलिटिलिटी का सूचकांक है। और हम देख रहे हैं कि लगभग आप देखिए ये समय है 2024 का अगस्त है, और ये है मई, जबकि चुनाव के परिणाम आए थे। तो इलेक्शंस के बाद हमने देखा है ये पहला अवसर है जब इस तरह का ब्रेकआउट हमें इंडिया विक्स में देखने को मिला। इंडिया विक्स बिल्कुल ही शिथिल हो गया था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये जो जंप आया है ये आपको बता रहा है कि मार्केट्स आर सेंसिंग की ये सिचुएशन जो है, दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड हाई रिस्क सिचुएशन। तो जहां पर आपको इस तरह की वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए दिखती है, वहां साफ संकेत है कि भाई थोड़ा सा एहतियात बरतें। और अगर आप ट्रेड के गलत दिशा में चले जाते हैं आपके ट्रेड, तो नुकसान बहुत तेज होता है और अवसर नहीं मिलता कि आप उसको रिपेयर कर पाएं या उससे आप अपने आप को बचा पाएं। तो दिस इज द बेसिक सिग्नल फ्रॉम द मार्केट। और आपने जो जिक्र छेड़ा था यूएस मार्केट का, तो आइए एक बार डाउ जोन्स का भी चार्ट देख लें। इस चार्ट को तो मैं पिछले कई दिनों से देख ही रहा हूँ। मेरे चार्ट पर जो एक एग्जिट का संकेत है मैंने मार्क किया हुआ है, तो लगभग यहाँ पर अगर आप चार्ट को ठीक ढंग से देखें तो बहुत साफ एग्जिट के संकेत आए। उस समय निफ्टी जो यूएस मार्केट जो है वो लगभग 44,000 के आसपास थे। ये डेली चार्ट है, ये वीकली है। और वहां से हमने देखा कि एक गिरावट आई, गिरावट के बाद ब्रेकडाउन हुआ, डबल टॉप पैटर्न बना, और अब डाउ जोन्स नीचे की तरफ एक पुल बैक हमने देखा है। जब पॉज आ गया तो फिर पुल बैक भी आया। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के बड़ी तस्वीर देखें तो और तुलना करें, तो मुझे लगता है कि अभी भी डाउ जोन्स के संकट समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है। पुल बैक आएगा, लेकिन फिर अंत में जो डाउ जोन्स के सपोर्ट हैं वो काफी नीचे के लेवल्स पर हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है एक पुल बैक ही से मानना चाहिए, तो बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहिए। ये समय थोड़ा सा कॉशियस हो जाने का और सावधानी बरतने का है। यूएस मार्केट में हम देख रहे हैं कि ये बड़ी रेंज है। यहाँ पर रेंज 40,700 से 37,900, तो यहाँ पर भी बड़ी रेंज है जिसमें
ये इंडेक्स भी प्ले कर रहा है। सो दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स एंड वन हैज टू बी अबंडेंटली कॉशियस। एब्सोल्युटली, जो विक्स बढ़ गया है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। एंड डाउ जोन्स का चार्ट देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि सर लास्ट टाइम ही आपने वीकली चार्ट पर, अगर याद हो, आपने डबल टॉप मेंशन किया था। एंड आपने ये भी कहा था कि अगर कोई करेक्शन आएगा वो बहुत ही सिवियर एंड रैपिड हो सकता है, एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट वीव सीन। तो कई बार क्या होता है, चार्ट्स तैयारी कर लेते हैं और न्यूज़ आती है। और करण, अगर आप इसी सिलसिले में, आप अगर मान लीजिए यूएस मार्केट के विक्स के चार्ट को देखें, अगर हम उसको देख पाएं, तो मैं प्रयास करता हूं कि वो चार्ट हम खोल पाएं। तो दिस इज द विक्स फॉर द यूएस मार्केट। तो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है यूएस का। तो आप देखेंगे कि जिस तरह का जंप यहाँ पर आया है, इन ये जो यूएस मार्केट का विक्स है वो 52 को छू चुका है और अभी भी 45 पर चल रहा है। और आखिरी बार ये सिनेरियो हमने यहाँ देखा था, दिस इज कोविड। तो कोविड के बाद से इस लेवल की विक्स हमने यूएस में नहीं देखी है। तो ये आपको बता रही है कि कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। हम्म। और इसमें जो है, अगर आप अपने ऑर्डिनरी तरह से ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो या सफलता आने की संभावना कम है। तो थोड़ा सा बाजार को लेकर के थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना चाहिए, थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। ये बिल्कुल सर, दैट्स अ ग्रेट मैसेज व्यूअर्स के लिए कि सावधानी बरतें। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जुड़ते हैं बिकॉज उन्हें ब्रेकआउट स्टॉक्स का इंतजार होता है, जो आप अपने विजडम से शेयर करते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट सर, कोई ऐसा सेक्टर है जिस पे आपकी नज़र होगी, जो आप हमें कह सके कि आप इस पे नज़र रख सकते हैं? क्योंकि आज ही मैंने नोटिस किया है, मैं दिल्ली से आ रहा था, कि एफएमसीजी सेक्टर, जो एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, दैट इज होल्डिंग अप वेरी नाइसली। कोई आपकी राय है कि हम किस सेक्टर पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं और वॉच लिस्ट बना सकते हैं? देखिए, मैं कहने ही जा रहा था कि एफएमसीजी वो स्पेस है जो आपने कहा करण, और आई एम कम्प्लीटली विद यू ऑन दैट। मुझे लगता है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल सेटअप बना हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये डेली चार्ट है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का। यहाँ पर एक सपोर्ट था और ये सपोर्ट मैंने मार्क किया हुआ है, 51,000 के आसपास था। ये लेवल जो है ये होल्ड करा और वापस से तेजी बनी। एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंड लाइन थोड़ी सी बेहतर ढंग से डालेंगे तो वो भी यहाँ पर भंग होती हुई आपको नजर आ रही है। और इसमें जो एक डाउन ट्रेंड हमने देखा सितंबर के बाद से, वो समाप्त हो गया है। एफएमसीजी जो है वो एक सेफ हेवन है। और जब वॉलेटिलिटी होती है तो लोग हमेशा तलाशते हैं छिपने की जगह। तो एफएमसीजी वो जगह है और मुझे लगता है जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और आज जो ब्रेकआउट स्टॉक्स भी मैंने चुने हैं वो इसी स्पेस से आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक सेक्टर है। जैसे हम लोगों ने एनबीएफसी स्टॉक्स की बात की थी और आपने देखा कि किस तरह से एफएम जो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं वही इस तेजी को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ब्रेकआउट स्टॉक्स में भी एक एनबीएफसी स्टॉक की हम बात करेंगे। लेकिन एक स्पेस जहां पर मैं पूरी तरह से आपसे हम राय हूं, वो है एफएमसीजी स्पेस। तो आपको यहाँ जरूर फोकस करना चाहिए। बहुत से स्टॉक्स हैं बीटन डाउन हैं, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर मुझे लगता है कि हमें मौके ढूंढने चाहिए। और अगर बाजार में हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट होता है तो ये स्पेस है जहां पर आपको एक अच्छा उछाल बनते हुए दिख सकता वेरी वेल सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा समय है। लेट्स डिस्कस 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स जिन पे हमारी सबकी नज़र रहनी चाहिए। है। तो देखिए, एफएमसीजी की बात हो रही है तो लेट अस स्टार्ट विद एचयूएल। एचयूएल का अगर आप चार्ट देखें, राइट। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है और ये एचयूएल का डेली चार्ट है जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिहाज से देखें तो एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक पैटर्न बना है यहाँ पर। और हमारे दर्शक जो हैं, जो चार्टिंग में रुचि रखते हैं, वो तुरंत पहचान गए होंगे कि ये डबल बॉटम पैटर्न है जहाँ पर ये डब्ल्यू जैसी आकृति बनती है, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर मोमेंटम बन रहा है। तो एचयूएल इज वन स्टॉक जो मुझे लगता है कि हैज ब्रोकन आउट ऑन द चार्ट्स। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। डाउन साइड जो है वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी आ चुकी है प्राइस में। इसका वीकली चार्ट देखें तो वो भी इंटरेस्टिंग लगता है, वहाँ पर भी सपोर्ट से बाउंस आ रहा है। जो इसका लॉजिकल रेंज है वो काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ट्रेड जो है वो ठीक बैठेगा। तो इस ट्रेड को, इस स्टॉक को, इस पूरे सेक्टर को आपको देखना है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं, मैं शुरुआत एक दिग्गज बड़े स्टॉक के साथ कर रहा हूँ, लेकिन एचयूएल आई थिंक इज वन स्टॉक दैट यू शुड डेफिनेटली भी लुकिंग एट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बीटन डाउन हो जाने के बाद अब यहाँ पर एक आपको टर्न अराउंड आते हुए देखा। इससे पहले हमने एक बहुत अच्छा मूव ब्रिटानिया में देखा था और मुझे लगता है कि ये सेक्टर और ये स्टॉक भी बहुत ज़बरदस्त इसमें चार्ट स्ट्रक्चर है। ये ब्रिटानिया का डेली चार्ट है और ये वीकली है। वीकली पर आपको वही पैटर्न नज़र आएगा जो अभी हमने एचयूएल में देखा। तो ब्रिटानिया का ये वीकली चार्ट है
और यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न दिख रहे हैं। और आज लाइन चार्ट की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह के पैटर्न्स आपको लाइन चार्ट पर ज़्यादा साफ दिखते हैं। तो कभी भी आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न्स खोजने हो तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर द लाइन चार्ट्स रादर देन द कैंडलस्टिक चार्ट्स, जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ब्रेकआउट आया इस सप्ताह, और ये ब्रिटानिया का चार्ट है। इस पर अगर एक आरएसआई इंडिकेटर डाल दें आप, तो आपको यहाँ एक डाइवर्जेंस भी दिखाई पड़ेगी, यानी कि लोअर बॉटम बन रहे हैं प्राइस पर और हायर बॉटम बनते दिखेंगे आपको आरएसआई पर। तो ये एक क्लासिकल सेटअप है जो कि ब्रिटानिया पर दिख रहा है। तो ये दो चार्ट्स हैं फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस, जहां पर कि मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और एक सेफ हेवन बाइंग हो रही है। और अगर मान लीजिए बाजार गिरता भी है तो सबसे अच्छी बात इन स्टॉक्स में क्या है कि आपको नींद अच्छी आती है रात में, आपको स्ट्रेस नहीं होता कि मेरा स्टॉक इतना हाई बीटा है, बाजार गिर गया तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, या उस तरह का आपको फियर नहीं रहता है, बिकॉज दीज आर मतलब कंपेरेटिवली मच स्टेबलर स्टॉक्स, जो कि उस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं दिखाते हैं। और जब वॉलेटाइल बाजार हो तो स्टेबल स्टॉक्स में जाना चाहिए। राइट सर, तो आपने चर्चा की ब्रिटानिया की, HUL एंड एक चार्ट और देखते हैं। अब ये देखिए, ये एफएमसीजी नहीं है, दिस इज इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस एंड द राइट। स्टॉक इज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ये चार्ट है और ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी जो कि यहाँ टूट गई, ये रेजिस्टेंस की रेखा है और ये इसकी ट्रेंड लाइन है। जो ट्रेंड लाइन हमने ब्रीच होते हुए देखी, डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंड लाइन थी। करेक्शन आया, पूरे मार्केट में करेक्शन आया, हाउसिंग फाइनेंस में भी आया, लेकिन आप देखिए कि इसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ दिखेगी आपको, तो बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है। नीचे के लेवल्स पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हुआ और अब हम देख रहे हैं कि रैपिड प्राइस राइज है। इस सप्ताह मेरे रडार पर ये स्टॉक इस वजह से आया कि इसने एक रेजिस्टेंस पार की जो कि मुझे 960 रुपए के आसपास नजर आती थी। तो 960 का लेवल ब्रीच करके उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोज दिया है। तो ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है और इसको ज़रूर से मुझे लगता है इस वीक हमें रडार पर रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो जो ये पूरा स्पेस है एनबीएफसी का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, इन सब में मुझे लगता है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। और एफएमसीजी जिसकी हमने बात की, यहाँ पर भी आपको कुछ बड़े दिलचस्प चार्ट्स नजर आएंगे। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। बिकॉज मार्केट की ऐसी कंडीशन है, हमें सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और इतने एक्शनेबल इंसाइट्स हमने शेयर किए हैं। सो आई विल अर्ज ऑल व्यूअर्स कि बहुत ध्यान से हर एक मिनट, हर एक सेंटेंस को सुनिएगा एंड एट दिस जंक्चर बहुत अप्रोप्रिएट होगा। लेट्स मूव ऑन टू सम यूजर क्वेरीज सर, जिसका इंतज़ार रहता है लोगों को। पहले है पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, जो शिवेश जी पूछते हैं, इसमें आपकी क्या नज़रिया रहता है? भाई देखिए, पीबी फिनटेक में वॉलेटिलिटी बहुत हमने हाल फिलहाल में देखी और हमने देखा कि स्टॉक में बहुत अच्छा राइज हुआ। ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे चार्ट पर एक बाय का संकेत आया था, उसके बाद ये डबल टॉप पैटर्न बने और वहां से गिरावट शुरू हुई। अब ये स्टॉक जो है एक रिबाउंड देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो इसकी, इसमें भी वॉलेटिलिटी है, इसमें अपनी इनहेरेंट वॉलेटिलिटी भी है और मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो अब देखिए ऐसे चार्ट पर क्या है, दो तीन लकीरें डाल देंगे तो चार्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। पहले प्रथम दृष्टा अगर आप चार्ट देखें फर्स्ट ग्लांस पे तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब आप इस पर कुछ रेखाएं डाल देते हैं तो चार्ट की संरचना समझ आती है, उसका बनावट समझ आती है। तो इस चार्ट को देखेंगे तो आपको ये दो लेवल्स नजर आएंगे। तो ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, यानी कि एक ये 1625-30 का लेवल है और राइट। नीचे 1330। तो 300 अंकों के इस बैंड में स्टॉक फिलहाल समय दे रहा है और स्टॉक में वॉलेटिलिटी है। ओवरऑल जो इंश्योरेंस स्पेस है इसमें हम काफ़ी मोमेंटम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये भी बहुत समय बीत गया है, अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। जब कभी स्टॉक इस लेवल को पार करेगा तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो रेंज मार्क कर लें और रेंज में अगर आपका स्टॉक है तो क्या कर सकते हैं, दो रास्ते हैं। इंतजार करें कि स्टॉक रेंज से बाहर इमर्ज करे या फिर स्विच कर जाएं किसी ऐसे स्टॉक में जो ट्रेंडिंग हो। रेंज काफी समय तक चलती रहती है, बहुत बोर करती है और आप देखते हैं कि बाकी बाजार बढ़ता है, आपका स्टॉक नहीं बढ़ता है। तो रेंजेस आर टफर टू ट्रेड, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन है आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये दो लेवल्स हैं जिनको चार्ट पर आपको अंकित करना चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर। इफ क्विकली वी कैन गो टू एक्सिस बैंक, अनुजा जी पूछते हैं कि एक्सिस बैंक में आपको क्या लगता है? देखिए बैंक्स जो हैं वो भी एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स हैं और हमने देखा कि ये 1125 के आसपास रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक में, वहाँ तक गया स्टॉक बिल्कुल, और बिल्कुल रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे आ गया। अब इस लेवल की महिमा देखिए
ये लेवल अभी रेजिस्टेंस है, इससे पहले ये कई दफ़े सपोर्ट का काम दे चुका है, फिर उससे पहले इसने रेजिस्टेंस की भूमिका निभाई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैलिडेटेड लेवल है। तो ऐसे चार्ट मुझे बड़े पसंद आते हैं जहाँ लेवल्स बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, आपको कोई खास क्लैरिटी की कमी नहीं होती है, एकदम क्लैरिटी से आप लेवल्स मार्क कर सकते हैं। तो ये 1125 का लेवल है, चार्ट पे मार्क कर लीजिए। अब अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर इसमें नए मौके बनेंगे, और जब तक स्टॉक इस लेवल से नीचे है, लोअर पीक्स तो बनी रहे हैं, थोड़ी सावधानी रखिए, और लेवल पार हो तो फिर इसको दोबारा से देखेंगे। तो फिलहाल कोई ऐसा बाय का केस चार्ट पर नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा मैंने डाल दी 1125 पर, इसको जरूर आप भी अपने चार्ट पर अंकित करें। बिल्कुल। सर, जो पिछली हमने बुल मार्केट देखा, जो रैली देखी, उसमें नेचुरली पब्लिक स्टॉक्स की बहुत चर्चा थी, बहुत ही उनमें फंड्स आए, रैली हुई। ऑन दिस अकाउंट बहुत लोग इन्वेस्टेड है इन पब्लिक स्टॉक्स में। अगर ओएनजीसी की बात करें और फिर एनटीपीसी की, तो आपको क्या लगता है, क्या रुचि होनी चाहिए? देखिए, ओएनजीसी की अगर आप बात करें तो ओएनजीसी में दो स्टोरीज प्ले आउट हो रही हैं। एक तो देखिए, जो आपने बात की कि सरकारी कंपनियों में हमने बहुत उछल कूद देखी और बहुत बड़ी पोजीशंस भी बनी हुई हैं, वो बातें अपनी जगह हैं। लेकिन ओएनजीसी जो है, इट इज़ अ प्ले ऑन क्रूड, और क्रूड देखिए एक अलग ही दिशा में चल रहा है। आप देखेंगे क्रूड में गिरावट आ रही है, $60 का लेवल टूटा, क्रूड ने नए लोज बनाए, और उसका जो है इम्पैक्ट आपको ओएनजीसी के प्राइसेस पर दिख रहा है। तो ये जो ओवरऑल डिक्लाइन है प्राइसेस में, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो क्रूड ऑयल की है। और उसके अलावा आपने देखा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उसमें भी बहुत उठापटक चल रही है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल के भी जो प्राइसेस हैं वो वो ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही। तो ये जो कुल मिलाकर स्थिति है, ये बहुत वॉलेटाइल है, और एनर्जी जो है विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबल इश्यूज ऑल्सो, जो हम देख रहे हैं हमेशा की तरह। तो इसलिए ओएनजीसी में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव चल रहा है। और अगर आप चार्ट पर प्लेन क्लिनिकली चार्ट्स देखें तो आप देखेंगे कि भाई डबल टॉप पैटर्न बना था, उसके बाद लोअर पीक्स बन रही हैं। अभी भी जो ये पीक बनी है, ये अप्रैल में, ये पीक अगर आप देखें तो पिछली पीक की तुलना में नीचे है। तो इसमें कोई खास ऐसे दिमाग लगाने की जगह नहीं है। चार्ट पर अभी भी लोअर पीक्स बन रही। हाँ, एंगल गिरावट का कम हो गया है, तो थोड़ा यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर पहले के शॉर्ट्स हैं तो प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज कोई और ऐसी कोई खास सिग्नल इस चार्ट को देखकर इमर्ज नहीं होता। रहा सवाल एनटीपीसी का, तो देखिए मैं पावर को लेकर के बड़ा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि एक स्पेस ऐसा है जहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, आउट परफॉर्मेंस है। और अगर आप वैसे देखें तो दिल्ली जैसे शहर में गर्मी इतनी प्रचंड है, तो जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है तो इसका असर डेफिनेटली पावर डिमांड पर पड़ेगा। तो ये स्टॉक्स सारे ही जो पावर जनरेटर्स हैं, दे विल ऑल डू वेल। तो एनटीपीसी वैसे भी स्ट्रक्चर देखें मजबूत दिखता है, डबल बॉटम पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ, अभी बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मैं कुल मिलाकर चार्ट को लेकर काफी आश्वस्त हूँ। अच्छा चार्ट। यस सर, आपने कहा कि ओएनजीसी में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, इट्स अ प्ले ऑन क्रूड। क्या आप कहेंगे कि एचपीसीएल का चार्ट ओएनजीसी की तुलना में एक बेटर कंस्ट्रक्शन है, बेटर स्ट्रक्चर है? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज जो हैं, ओएमसीज जितनी हैं, वो ओएनजीसी की तुलना में बेहतर पोजीशन है चार्ट्स पर। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है। आपने देखा होगा भी कि ₹2 का अंडर रिकवरी अब इन स्टॉक्स को शायद कंपनीज को झेलनी पड़ेगी। तो इस तरह के कुछ न्यूज़ अनाउंसमेंट्स, तो ये सारा जो है दिस इज ऑल ड्रिवन बाय न्यूज़। स्ट्रक्चर चार्ट पर देखें तो यहाँ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट की लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये 340 के आसपास ब्रेकआउट हुआ। पैटर्न ने अपना काम बखूबी किया, और आप देखिए कि जो डेप्थ थी पैटर्न की, उतना ही बड़ा आपको अपसाइड चार्ट पर आता हुआ दिखा। तो चार्ट ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस करीब है। तो अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस की रेखा डालूं तो ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है। एक डायगनल लाइन भी आप चार्ट पर डाल सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस आपको दिखाएगी। तो कुल मिलाकर इन स्तरों पर कोई खरीदने का कारण नहीं बनता। खरीदने के मौके थे 340 के आसपास, अब स्टॉक का भाव बढ़ चुका है और 380 के आसपास है, तो इन स्तरों पर कोई नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली लोअर लेवल्स पर मौके थे। अगर दोनों की तुलना की जाए, ओएनजीसी बनाम एचपीसीएल, तो डेफिनेटली चार्ट एचपीसीएल का ज़्यादा बेहतर है। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बिकॉज मैंने अपने शहर में भी देखा कि जूडियो खुले, एंड बहुत टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हमने जूडियो मशरूम होते हुए देखा। ये ट्रेंड जो स्टॉक है 450% बढ़ा, हाई से 45% डाउन है, तो क्या रेकमेंड करेंगे, क्योंकि बहुत रिटेलर्स है इसमें? भाई देखिए, इसमें एक हिस्टोरिक रन हमने देखा और ज़बरदस्त मोमेंटम बना। ये इसका डेली चार्ट है, ये इसका वीकली है।
तो वीकली पर अगर आप देखते हैं तो आपको तस्वीर कुछ कुछ समझ आती है कि देखिए ये स्टॉक अभी 2 साल पहले 1500 रुपये का था और फिर एक दफे 8000 रुपये से भी ऊपर चला गया। तो इससे आपको पता लगता है कि कितना बड़ा इंडियन कंज्यूमर स्टोरी का प्ले है। हुँ, और हमने देखा कि कैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है और जो चीज़ें आप पहले सस्ते में खरीदते थे, ऐसे ही खरीदते थे, अनऑर्गेनाइज तरह से खरीदते थे, उसको ऑर्गेनाइज तरह से ट्रेंड ने लोगों तक पहुंचाया और जबरदस्त जो है मूव आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। और उसके बाद अब उसमें करेक्शन, देखिए कोई भी स्टोरी हमेशा नहीं चलती है। हुँ, आपने देखा है कि टेस्ला बहुत बड़ा राइज हुआ, अब वापस डिक्लाइन हो रहा है। एप्पल की कीमतों में हमने बड़ी गिरावट देखी पिछले सप्ताह में। हुँ, तो कोई भी स्टोरी चाहे वो कितनी ही पुख्ता क्यों ना हो, कोई भी परपेचुअल बाय आइडिया नहीं होता है। तो बिल्कुल। इस स्टॉक में भी हमने एक चेंज आता हुआ देखा और ये चार्ट की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि चार्ट आपको उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि 6400 के नीचे आपको ट्रेंड रिवर्स होते हुए नजर आया, डाउन ट्रेंड है। वीकली चार्ट पर लोअर पिक्स बन रही हैं। तो अगर आप मुझसे 6-8 महीना साल भर पहले पूछते कि ट्रेंड कैसा है तो हम बड़े बुलिश थे। बिल्कुल, लेकिन आज अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बदल चुका है, तो थोड़ा-सा यहाँ वेट करना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि तुरंत आपको, ये मैं थोड़ा-सा लॉन्गर टर्म व्यू दे रहा हूँ। राइट। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाजार के साथ यहाँ बाउंस आए और अच्छा खासा आ जाए। लेकिन ये लॉन्गर टर्म चार्ट्स पर अब वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले थी, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। सर लास्ट टाइम जब हम ऐसी यूज़र क्वेरीज़ ले रहे थे, हमने एशियन पेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें अगर आपको याद हो हमने चर्चा की थी, एक रनअवे गैप की सपोर्ट टूटी थी। सिमिलरली उसी सेक्टर का है इंडिगो पेंट्स, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टॉक है। राइट, और इसको अगर आप चार्ट में खोल देता हूँ, ये चार्ट है। तो जब से देखिए लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद से हम देख रहे हैं कि यस, इसने एक अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्पत दिखाई। और अब जो है इसमें एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद से स्टॉक जो है लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। ब्रेकडाउन इसमें कोई 1250 के आसपास आया था और वहां से घटकर अब ये 3 डिजिट्स में ट्रेड कर रहा है, तो कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है। हुँ, और देखिए कमजोर बाजार में मजबूत चार्ट खोजिए। तो बाजार अगर वॉलेटाइल है, कमजोरी दिखा रहा है, तो पुराना एक कहावत है कि भाई बाजार कमजोर हो तो मजबूत चार्ट देखिए, और बाजार मजबूत है तो कमजोर चार्ट भी कई बार बड़े अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा कि आप और कहीं मौके ढूंढें, वो ज़्यादा अच्छा है। वेरी वेल सर। अब बात करते हैं आईटी स्पेस की, एचसीएल टेक एंड पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, बिकॉज़ काफ़ी करेक्शन आया है आईटी सेक्टर में भी। भाई देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये जितनी भी कंपनियां आईटी से जुड़ी, ये इनका बहुत बड़ा कारोबार यूएस में है और ये यूएस डिमांड पर, वहाँ के बिजनेसेस पर बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट होती हैं। तो जो टर्मोइल ग्लोबली चल रहे हैं उसका असर पड़ रहा है। और भारत के जो एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो फार्मा और डायमंड इत्यादि के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो आईटी सर्विसेज है। तो जाहिर सी बात है आईटी कंपनीज पर ये टैरिफ सिचुएशन का तो प्रतिकूल असर पड़ना ही था। लेकिन चार्ट पर अगर आप देखें तो हमें संकेत आ गए थे समय रहते, यानी कि डबल टॉप पैटर्न बना था, ब्रेकडाउन हो, वहां से आप देखिए सीधे गिरावट है। तो अगर आपको हल्का फुल्का भी चार्ट देखना आता है तो आप ये भांप जाएंगे कि हाँ एम बन रहा है और ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद इतनी तेजी से गिरेगा ये शायद आप नहीं पहचान पाए, लेकिन यहाँ पर एग्जिट के संकेत थे तो पता ही लग रहे थे। तो एचसीएल टेक में गिरावट है, अब सपोर्ट करीब है, तो अब बेचने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बेचना था तो टॉप के आसपास बेचते। अब इन स्तरों पर बेचने का औचित्य नहीं है, खरीदने की भी कोई वजह नहीं है। तो मेरी राय में थोड़ा सा इनको सेटल हो जाने दीजिए। और दूसरा स्टॉक आपने परसिस्टेंट कहा, यस सर। तो ये इसका भी कमोवेश वही हाल है। और यहाँ पर भी डबल टॉप बने, ब्रेकडाउन हुआ, फिर गिरावट आई और गिरावट अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मुझे लगता है कि और बेहतर चार्ट्स हैं जहाँ आउट परफॉर्मेंस है। हमने एनबीएफसी की बात की, हमने एफएमसीजी की बात की, तो वहाँ थोड़ा मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लैरिटी चार्ट को लेकर। थैंक यू सर। आई थिंक सर अगर मल्टी बैगर्स की बात की जाए और फिर हेवी करेक्शन जो आती है, बिकॉज आपने बहुत सही कहा कोई ग्रोथ स्टोरी फॉरएवर नहीं रहती। आई थिंक उसका परफेक्ट एग्जांपल रिलैक्सो हो सकता है, तो अगर उसकी हम चर्चा कर सकें। देखिए बहुत वॉलेटिलिटी और डिफ़िकल्ट आपने देखा कि टाइम स्टॉक ने देखे हैं, और हमने देखा कि किस तरह से बड़ा डीप और शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। पहले ये रैली भी इस तरह बनी है, आपको ये देखिए चार्ट पर मैंने एक पुरानी लकीरें डाली हुई हैं। तो ये एक पैटर्न होता है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। तो बड़ा शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था 2020 में। वहाँ से तेज़ी बनी और ₹700 का शेयर डबल हुआ, 1400 चला गया और फिर गिरावट भी वैसे ही आई। और अब जो है देखिए, अगर आप चार्ट देखते हैं तो सबसे बड़ी ताकत चार्ट की क्या है, वो है एग्जिट सही हो जाता है। अगर एग्जिट ठीक कर लें तो फिर देखिए फिर चीज़ें काफ़ी काबू में आ जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या बड़े से बड़े एनालिस्ट ट्रेडर
इन्वेस्टर, कुछ भी आप हों, तो आपकी समस्या है एग्ज़िट। और चार्ट्स की सबसे बड़ी ताकत होती है कि आपको एग्ज़िट सही हो जाता है। तो अगर आपको बुनियादी चार्ट के असूल भी पता हैं, तो आप यहाँ निकल जाते, यहाँ ना निकले हों तो इस सपोर्ट के टूटने पर, लोअर पीक्स बनने पर, एवरेजेस के नीचे प्राइस के जाने पर आप कोई भी उक्ति लगाएँ, आप निकल गए होते। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट है, तो इस पर जितना कहा जाए उतना मुझे लगता है कि मुश्किल है। जो निवेशित रह गए और नहीं निकल पाए उनके लिए तो देखिए स्थिति थोड़ी-सी तकलीफ़ वाली है। कोशिश ये कीजिए कि आप इससे समय रहते निकल जाएँ, कोई उछाल मिल जाए, कोई पुल बैक आ जाए और जो गिरता है वो कभी न कभी एक पुल बैक रिबाउंड ज़रूर देता है, तो वहाँ निकलने का प्रयास करें, ये मेरी राय है। राइट। सो हॉस्पिटल स्टॉक्स, आई एम वेरी ग्लैड कि एक क्वेरी है श्रुति जी की अपोलो हॉस्पिटल्स पर, बिकॉज़ दे आल्सो लुक इंटरेस्टिंग। तो अब मेरे ख्याल से हमने शायद बात की थी हॉस्पिटल स्टॉक्स की भी और ये एक सेफ हेवन है जैसे अभी हम एफएमसीजी की बात कर रहे थे अभी लोग बीमार तो पड़ेंगे ही और उन हॉस्पिटल स्टॉक्स पर ट्रंप का देखिए कोई खास कंट्रोल नहीं है क्योंकि टैरिफ नहीं लगाया जा सकता है तो ये स्पेस है जो मतलब जहाँ पर आप एक सेफ हेवन बाइंग देख रहे हैं और ग्रोथ भी बड़ी शानदार हो रही है और एक बड़ा ट्रांजिशन भी हो रहा है इन पूरे स्टॉक्स में तो मुझे ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं लेकिन समय से और चार्ट के हिसाब से तो ये वीकली चार्ट है अपोलो का ब्रेकडाउन आया पुल बैक आ रहा है लेकिन अभी कोई ऐसे खरीदने की वजह नहीं बनती चार्ट पर तो खरीदने की वजह डेली चार्ट देखकर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं तो जरूर आपको यहाँ मौका मिला था यानी जब ये 6500 के आसपास था उस समय अब इन स्तरों पर थोड़ा सा इंतजार करें ज़्यादा बेहतर है। वेरी वेल सर। सर थोड़ी चर्चा करें ऑटो स्टॉक की। अशोक लीलैंड, केतन जी पूछते हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा स्पेस है इसमें हमने काफ़ी टर्मोइल देखी और आपने देखा कि टाटा मोटर्स जैसा शेयर इस तरह से गिरा अशोक लेलैंड में भी गिरावट आई लेकिन एक रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड ठीक ठाक स्टॉक है सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है करेक्शन आना लाजमी था कि तेजी भी इस तरह से आई थी ये राइट। अगर आप चार्ट देखें तो ये 2020 में अगर आप देखें तो इसका भाव कोई 40 रुपए था और 40 रुपए का शेयर 260 रुपए हो जाता है यानी कि 6-7 गुना बढ़ जाए तो उसमें करेक्शन आना लाजमी है नेचुरल कोर्स ऑफ चार्टिंग है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई कुछ आश्चर्य या अचरज होना चाहिए तो ये एक साधारण सा करेक्शन है स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं है तो मुझे लगता है कि जरूर इस चार्ट को स्टडी करें सपोर्ट इसमें इमर्ज हो रहा है इन स्तरों पर थोड़ी पुष्टि हो जाए डाउनवर्ड स्लोपिंग ये जो मूव चल रहा है ये जो चैनल में स्टॉक नीचे जा रहा है इससे बाहर इमर्ज होने लगे तो फिर इस पर भी आप पुनः विचार कर सकते हैं इस पर भी वापस से स्टडी कर सकते वेरी वेल सर। बहुत क्विकली बस 4 चार्ट्स के थ्रू जाएँगे। पहला है सेल, स्टील अथॉरिटी। हैं देखिए मेटल्स में हम बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हैं और स्टील अथॉरिटी में भी हमने काफ़ी बड़ा एक गिरावट देखी डबल टॉप पैटर्न बने ब्रेकडाउन हुआ 157 के आसपास फिर वहाँ से घटकर लगभग 100 रुपए के आसपास तो वॉलेटाइल है और देखिए जो चीन में हो रहा है उसका सीधा सीधा असर जो है वो मेटल्स पर पड़ता है तो बहुत ट्रिकी स्पेस है तो मुझे लगता है कि इस समय ऐसा है कि जहाँ पर बहुत न्यूज़ फ्लो है वहाँ से थोड़ा बच कर चलिए और वहाँ फोकस कीजिए जहाँ न्यूज़ को आपका बिगाड़ नहीं पाएगी तो मेरी थोड़ी सी दूरी बनाए रखने की राय है। वेरी वेल सर। अनदर हाउसहोल्ड नेम जो बनता जा रहा है, राडिको खैतान। देखिए ये एक ऐसा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई तेजी मंदी का असर इस पर कोई असर नहीं पड़ता है मंदी में अभी तो दिस इज रेडिको वंडरफुल चार्ट कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस और हम देख रहे हैं लगातार तेजी देखने को मिल रही तो जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है कि जरूर चार्ट को देखें लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है यहाँ एक लाइन डाल दीजिए तो मेरी राय में ये रेखा जो है ज़्यादा मुनासिब रहेगी तो ये लाइन आप 2000 के आसपास डालें और ये रेखा डाल देंगे तो तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी। वेरी वेल सर। कंज्यूमर स्पेस में क्रॉम्पटन ग्रीव्स की चर्चा अगर हम कर सकें। देखिए अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये पूरा स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पैटर्न अच्छा है नीचे के लेवल से अच्छा मोमेंटम भी बना और एक सपोर्ट मुझे दिखता है मैंने चार्ट पर मार्क किया हुआ है ये 325 के आसपास है ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक चीज़ें ठीक हैं लोअर पिक्स तो बन रही हैं चार्ट पर लेकिन कुछ कंसोलिडेशन कुछ बेस बिल्डिंग के संकेत हैं तो ये 325 पर एक रेखा डालें और मुझे लगता है कि थोड़ा एंड फाइनली सर, यूजर क्वेरी बहुत अप्रोप्रिएट स्टॉक से हम खत्म कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मर स्टार कॉल्ड टीटागर। सो अगर इस पे आप थोड़ी टिप्पणी दे पाए। देखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमने बहुत मोमेंटम देखा था एक समय पर और जब ये रेलवे की स्टोरी अपनी पूरी उफान पर थी उस समय ये सारे स्टॉक्स जो हैं बड़ी तेज़ी से
बढ़ रहे थे। और अब देखिए अब इसमें कुछ गिरावट, कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। मैंने रेखाएँ डाली हैं और अगर आप इन रेखाओं को देखें तो एक अंतिम रेखा नीचे की जो सबसे लाइन है, ये 850 की थी। इसके टूटने के बाद से स्टॉक और प्रेशर में आया है। तो सबसे पहला परीक्षा इसकी 850 पर होगी, वो लेवल पार होंगे तब चार्ट में कुछ तब्दीली आएगी, अन्यथा लोअर पीक्स बन रहे हैं और इस बाजार में आपको उन स्टॉक से विशेष परहेज रखना है जो बाजार की तुलना में कमतर प्रदर्शन कर रहे हो। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर। लाइक एवरी सेशन मैं समराइज करता हूँ कि हमने क्या चर्चा की, बट टू समराइज कुणाल सर्स विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स बहुत ही ऑनेस्टली ओनरस टास्क कई बार बन जाता है, बट मैं कोशिश करूँगा। जो पहले सर ने कहा, एंड सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग समवेयर, दैट ये बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड है, एक तूफान चल रहा है, स्टॉर्म है, बेस्ट होगा साइड पे रहिए, बिकॉज जब तूफान सबसाइड होगी कुछ पेड़ गिरे हुए मिलेंगे, कुछ रिमेनिंग मिलेंगे, तो नेचुरली रिमेनिंग वाले स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे एंड तब आप कोई रुचि बना सकते हैं। सो इफ़ यू आर एन एमेच्योर ट्रेडर प्लीज़ बहुत सावधानी से चले। सेकेंडली सर ने बहुत अप्रोप्रिएटली एंड बहुत ब्यूटिफुली हमें दो लेवल्स दिखाए निफ्टी में, दैट इज 23,600 एंड 22,100, बहुत ही क्लियर लाइंस लाइन चार्ट पे दिख रही थी एंड वो हम ड्रॉ करें, वेरी इंटरेस्टिंग होगा। अब सर ने ये भी कहा कि किसी भी चार्ट को खोलो तो बहुत रैंडम लगता है, बट अगर थोड़ी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करो, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस, एक स्ट्रक्चर दो चार्ट को, जैसे इंसान अपने रूटीन को स्ट्रक्चर देता है, अपने दिन को स्ट्रक्चर देता है, तो थिंग्स बिकम लेस केओटिक। एंड फाइनली सर ने बहुत अप्रोप्रिएटली कहा कि कोई ग्रोथ स्टोरी हमेशा नहीं चलती, सो प्लीज़ चार्ट्स पे नज़र रखें, बिकॉज कई बार क्या होता है हम निवेशक प्यार में पड़ जाते हैं किसी स्टॉक के साथ कि ये तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कोई और इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बट थैंक यू सो मच सर फॉर एवरी वीक आप अपना समय देते हैं, बहुत इंसाइट्स देते हैं, एंड आई विल अगेन रिपीट कि हर एक मिनट बहुत कीमती है इन सेशंस का। प्लीज़ नोट डाउन करें हर एक सेंटेंस जो सर कह रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम, जो इनके 20 साल का विजडम है वो आपको 30 मिनट में मिलता है, एंड दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, बिकॉज आप बहुत मज़ा ऑडियंस। आया और विशेष धन्यवाद हमारे दर्शकों को जो या इतना समय देते हैं और इतने ध्यान से बातें सुनते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू एवरीवन सो मच, एंड थैंक यू ट्रेडिंग विद ग्रो को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके यूट्यूब कम्युनिटी बोर्ड पर पोस्ट रहती है कि नेक्स्ट कब होगा, अपडेट्स आती रहती है, सो प्लीज़ स्टे अपडेटेड, एंड हम आपको फिर मिलेंगे ऑन एपिसोड 4 होपफुली अगले हफ्ते, एंड अंटिल देन प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.